सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात कर लेते हैं। तो किशोर पाटिल जो कि कंपनी के को फाउंडर MD एंड CEO हैं, उन्होंने बताया था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ओवर द टाइम इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल कंपनी काफ़ी केयरफुल प्लानिंग कर रही है, इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो हेवली इन्वेस्ट कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि उनको न्यू मार्केट में एक्सपैंड होना है। अब न्यू मार्केट में एक्सपैंड आपको होना है तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी तक देखा जाए तो ऑटो मेकर्स यानी कि ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए वो सर्विसेज का काम करती थी और वहाँ पर एक मेजर डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल रही है। चाइना में जो भी कंपनी सेल्स करती थी वहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिल रही है और भी काफ़ी जगह हमें काफ़ी अच्छी खासी स्लो डाउन देखने को मिल रही है जो भी कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती है उनके नंबर्स में। और फिलहाल दोस्तों कंपनी ने बताया है कि अनदर क्रिटिकल फोकस है ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए कि वो फिलहाल अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करें, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है ये और कॉस्ट अंडर प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है साथ में। और ऐसे टाइम पे इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो सस्टेन हो पाए, क्योंकि अर्निंग्स को ऐसे मार्केट में ग्रो करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर अर्निंग्स को कंपनी सस्टेन कर लेती है तो फिर इस मार्केट में टिक पाना काफ़ी आसान हो सकता है उन सभी कंपनीज़ के लिए। अब इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर KPIT के मैनेजमेंट की तरफ से मेंशन किया गया था। फिलहाल कंपनी के पास काफ़ी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग डील हमें देखने को मिलते हैं और करेंटली कंपनी बातचीत कर रही है 7 न्यू पोटेंशियल क्लाइंट से, जिसमें से 2 से 3 बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, या फिर बोल सकते हैं 2 से 3 ऐसे क्लाइंट हैं जो कि बड़े बड़े डील्स कंपनी को दे सकते हैं। तो ओवरऑल अगर ये 2-3 डील्स कंपनी को मिल जाते हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो कंपनी का पहले स्टेटमेंट था उसी चीज़ को कंपनी मेंटेन कर सकती है। अब देखो आप सभी को पता है कि कंपनी के जो Q2 के अर्निंग्स थे इस फाइनेंशियल ईयर के वो हमें म्यूटेड देखने को मिले थे, बट फिर भी कंपनी ने FY26 को लेकर पॉजिटिव कमेंट्री की थी। अब पॉजिटिव कमेंट्री की थी इसका मतलब ये था कि आने वाले कल में कंपनी को हेल्दी डील्स मिल सकते हैं, तो अल्टीमेटली कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के साथ अगले फाइनेंशियल ईयर में भी नंबर्स अच्छे दिखा सकती है। और इस फाइनेंशियल ईयर का फोरकास्ट अगर देखोगे तो अच्छा नज़र आ रहा था। कंपनी ने बताया था कि वो मार्जिन की जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो 20.5% का था, अभी उन्होंने बढ़ाकर 21% कर दिया। और रेवेन्यू गाइडेंस भी कंपनी ने अच्छा दिया था 18 से लेकर 22% का, और बीच में कंपनी ने बोला था कि हायर नंबर ऑफ गाइडेंस जो है यानी कि 22% उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल स्टेटमेंट्स तो KPIT के मैनेजमेंट की तरफ से अच्छी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि जो मार्केट का करेक्शन है ये अगर ख़त्म होता है तो उसके बाद KPIT का परफॉर्मेंस हमें कैसे देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब फिलहाल दोस्तों टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि वो अपने 10 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। पिछले कुछ महीनों में अगर देखोगे तो टाटा मोटर्स इतना गिरी है कि पिछले 10 साल में वैसा गिरावट आपको टाटा मोटर्स में देखने को नहीं मिला। बट फिर भी 3 एनालिस्ट ऐसे हैं जो कि 1000 के ऊपर का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अब मुझे पर्सनली इनके जो टारगेट्स है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं लगती है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी एनालिस्ट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, ये जो टारगेट्स देते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो आप, क्योंकि उसको फॉलो अगर आप करने जाओगे तो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। अब इसके सबसे बड़े रीज़न समझ लो। अब देखो 3 एनालिस्ट ने बोल दिया 1000 के ऊपर कंपनी जा सकती है। अब 1000 के ऊपर अगर कंपनी जाएगी तो किस रीज़न की वजह से जाएगी, मतलब क्या कंपनी में ऐसा है कि कंपनी 1000 के ऊपर जा सकती है, यहाँ से 40-50% ऊपर जा सकती है। तो कोई भी रीज़न तो आपको मिल नहीं रहा है। अगर कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी जैगवार लैंड रोवर की बात करें तो वही में स्लो डाउन हमें देखने को मिल रही है। चाइना के मार्केट से कंपनी को ग्रोथ नहीं मिल रहा है, जो ग्रोथ मिल रहा है वो US से मिल रहा है। अगर US अगर ख़राब परफॉर्म कर गया, क्योंकि हमने देखा भी एनवीडिया और वॉलमार्ट जैसी कंपनीज ने अपने अर्निंग्स गाइडेंस वीक दिए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो US में भी है। चाइना के मार्केट में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम अगर है तो ऐसे टाइम पे कोई भी बुलिश कमेंट्री किसी स्टॉक से रिलेटेड कर देता है तो उसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। बाकी आपको अगर कुछ और इच्छा है तो आप अपने हिसाब से भी जा सकते हो, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा आपको। बट फिलहाल एक चीज़ नोट कर लो कि कंपनी के जो सेल्स हैं वो रुक से गए हैं। पहले कंपनी ने 3 साल में अच्छे
रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया था 21% CAGR से, पिछले एक साल में सिर्फ 5% सेल्स ग्रो हुआ है। प्रॉफिट जरूर 58% से ग्रो हुआ है, बट ये आगे चलकर नीचे आ सकता है। अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ टाइम में कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो गिरते हुए दिखे हैं, क्योंकि कंपनी ने प्राइस को करेक्ट किया है, मतलब डिस्काउंट दिया है अपने कार्स पे। अब ये डोमेस्टिक मार्केट की सिर्फ बात नहीं हो रही है, लाइक टाटा मोटर्स की सिर्फ कार्स की बात नहीं हो रही है, इनकी जो सब्सिडरी है JLR, उन्होंने भी अपने कार्स के प्राइजेस को ड्रॉप किया है सेल्स को बढ़ाने के लिए। और ये हमने Q3 में देख लिया, कंपनी के जो मार्जिन हैं Q1Q बेसिस पे तो गिरे ही, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो 3% से हमें गिरते हुए देखने को मिले। तो देखो, ज़्यादा कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, बट फिर भी अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो वो बेस्ट प्रॉफिट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के रेवेन्यू पिछले एक साल में ज़रूर 58% से ग्रो किए हैं, बट हो सकता है कि आने वाले एक साल में ये 58% का ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट में भी आता हुआ दिखे, क्योंकि प्रॉब्लम्स कंपनी को रेवेन्यू में भी है और प्रॉब्लम्स कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने में भी है। तो इस चीज़ को नोट करो, एज ए इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों BSC लिमिटेड। अब पिछले कई टाइम से BSC का परफॉर्मेंस तो नो डाउट आग लगा देने वाला था, मार्केट गिर रही थी, BSC को कोई फर्क नहीं पड़ा था, BSC मस्त रिटर्न दे रही थी। बट BSC रिटर्न्स पास्ट में इसलिए दे पाई थी क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में एक बूम देखने को मिला था हमें पिछले बुल रन में, और उस बूम में BSC ने मोटा पैसा बनाया। अगर ग्रोथ देखोगे इसके रेवेन्यू में, प्रॉफिट में मक्खन वाला ग्रोथ है, और उसको स्टॉक प्राइस ने भी अच्छा रिस्पेक्ट किया, जो कि क्लियर आप देख सकते हैं। अब क्या हुआ है कि डेरिवेटिव मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं दिसंबर के महीने में 30% से ज़्यादा गिरे, जनवरी के महीने में भी पिक से देखोगे तो 30-40% नीचे है। तो डेरिवेटिव मार्केट के वॉल्यूम्स अगर नीचे गिरे हैं तो ट्रांजैक्शन चार्जेस के जरिए जो ये सारी एक्सचेंज, ब्रोकर, डिपॉजिटर पैसा बनाते थे वो तो पैसा बना नहीं पाएंगे, और सेबी और भी ज़्यादा रूल टाइट कर रही है, तो हो सकता है कि आपको वॉल्यूम ड्रॉप और भी देखने को मिल जाए। तो अल्टीमेटली अभी जो कंपनी का पिग रेशियो 4 के ऊपर है, स्टिल ये कंपनी को बहुत एक्सपेंसिव दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी अभी गिरने के बावजूद भी इसके जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो 70 के आसपास है, जो कि फ्यूचर में अगर अर्निंग स्लो हो गई तो ये वैल्यूएशन सस्टेन कर पाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है BSC के लिए। मैं आपको अच्छा, खराब या होल्ड करने का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो BSC फिलहाल वैल्यूएशन वाइज थोड़ी एक्सपेंसिव नज़र आ रही है। अगर 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 पीछे नहीं, आगे कंपनी के अर्निंग्स हमें वीक होते हुए देखने को मिलते हैं, तो ड्यू टू F&O सेगमेंट, या फिर बोल सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट। तो इन सारी चीज़ों पे एज ए इन्वेस्टर आपको नज़र रखनी है। बाकी अगर आपको कुछ और चीज़ें भी अच्छी लगती हैं तो अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको कोई डिसीजन मेरे बोलने पे नहीं लेने बोल रहा हूँ। मैं सभी चीज़ें जो मैंने बताया आपको वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उसको अपने एनालिसिस में चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है अल्ट्राटेक। पूरा मार्केट को डिस्टर्ब कर देने वाला इकलौता कंपनी। अब दोस्तों उन्होंने बताया कि 1800 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करने वाले हैं वायर्स एंड केबल सेगमेंट में, और वहाँ पर वो एक न्यू ब्रांड्स बनाने वाले हैं। अब ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, ग्रासिम इंडस्ट्री भी उन्हीं की कंपनी है। ग्रासिम इंडस्ट्री ने एशियन पेंट को प्रॉब्लम दे दिया था, बर्जर पेंट को प्रॉब्लम दे दिया था। अगर मार्केट शेयर के हिसाब से बात करें तो एशियन पेंट अभी भी लीडर है, बट एक बड़ा प्लेयर जब किसी मार्केट में उतरता है तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस मार्केट में एक प्रॉब्लम्स हमें ज़रूर देखने को मिलती है, सेंटिमेंट्स खराब हो जाता है। तो अल्ट्राटेक केसरम इंडस्ट्रीज के साथ जो मर्जर जो किया है, उसकी वजह से ये जो मार्केट है केबल्स एंड वायर का, उसमें जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। अब इनके मैनेजमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिला कि ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूचर में तो हम अच्छे नंबर्स ही दिखाएंगे, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है और न्यू प्लेयर्स की उतनी ज़्यादा जगह बनती नहीं है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, बट अभी न्यूज़ थी इस वजह से नोट कर लो। तो चलिए, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो निकले बहुत बहुत शुक्रिया।